हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ये आप लोगों के दो चैप्टर्स को कवर करता है। आपका एक प्योरली यही चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू, एंड थर्ड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ये उन दोनों चैप्टर्स को कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इसे इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंडर आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मतलब आपको जो इनकम मिल रहा है वो आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। तो आज हम लोगों को ये दोनों चैप्टर्स कवर करने हैं एक साथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 होता किस लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 यहाँ पर होता है आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए। यहाँ पे चार टाइप के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली ये टू टाइप्स है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। देन अंडर कैपिटल देर आर टू थिंग्स, एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। सेम फॉर रेवेन्यू ऑल्सो, देर आर टू थिंग्स अंडर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स. So capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये चार थिंग्स हैं। ये चार थिंग्स क्या है ये आपको अभी पता चल रहा है, लेकिन फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से आप इसका कैलकुलेशन करते आए हो। ये चीजें क्या है, ये एक्सपेंडिचर कौन से हैं, ये रिसिट्स कौन सी है, ये 11th स्टैंडर्ड से आपको पता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस शीट के एसेट में जो जो चीजें आती हैं वो सारी होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, आपका खर्चा। रिसिट्स क्या है, आपकी इनकम। तो आपको अकाउंट्स ध्यान में रखना है, वही हॉरिजॉन्टल अकाउंट टी फॉर्मेट वाला। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो आपको एक चीज पता है कि आप डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हो, और आप क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम्स रिकॉर्ड करते हो। सेम बैलेंस शीट के लिए अगर आप देखोगे तो लायबिलिटीज वाला पार्ट होता है और एसेट्स वाला पार्ट होता है। एसेट्स में ऑलवेज आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, डेबिट साइड होती है एसेट। बैलेंस शीट की डेबिट साइड होती है एसेट, जहां पे आपके ऑल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, आपने मशीनरी खरीदी, खरीदी मतलब क्या किया, आपने एक्सपेंस किया, जो आपकी क्या बन जाती है, एसेट। इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है आपके पास से, पैसा जा रहा है, लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी एसेट है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी आप दिखाते हो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन लायबिलिटी मतलब आपको इनकम हो रही है, समझो आप बैंक लोन ले रहे हो, नो डाउट फ्यूचर में आपको उस बैंक लोन को पे करना है, बट फिलहाल के लिए तो आपके लिए रिसिप्ट है। आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, नो डाउट फ्यूचर में वो एक लोन टाइप है, सिक्योर्ड लोन है, फ्यूचर में आपको वो रीपे करना है, लेकिन अभी के लिए वो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट है। आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हो, आप अगर ये सारी चीजें इश्यू कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। तो मिलने वाला है आपके लिए, ये क्या है, रिसिप्ट्स है। तो अभी ये सारी चीजें आप 11 से करते आए हो, आप शो करते आए हो, आप रिकॉर्ड करते आए हो अपने फाइनल अकाउंट में। जस्ट आपको उसी के साथ आपको ये समझना है कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट को इजी करने के लिए एक थिंग यहाँ पे बॉक्सेस में आपको दिखाई दे रहा होगा दी है, कि जो भी एक्सपेंडिचर एसेट्स में आते हैं, जो भी बैलेंस शीट के एसेट में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको एक सिंपल थिंग बताइए, उसको पहले आप समझ लो। जो जो चीजें पी एंड एल के डेबिट में आती हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप शो करते हो, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक रेंट, आप रेंट पे कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट पे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप सैलरी दे रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो। कोई भी चीज
जो आप डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो, आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, आप रिकरिंग बेसिस पे कर रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। देन आपका नेक्स्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी में जो जो आ रहा है, बैंक लोन आ रहा है, डिबेंचर्स इश्यू किया, इक्विटी शेयर्स इश्यू किया, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया, आपने कोई भी ऐसी चीज इश्यू की जिससे आपको पैसा मिल रहा है और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अगर आप शो कर रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपके लिए कैपिटल रिसिट्स है। सेकेंड थिंग आपको और एक चीज बता देती हूँ, जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो ऑलवेज कैपिटल रहेगा। एसेट है तो एक्सपेंडिचर, रिसिट्स है तो लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में जो भी है वो आपके रिसिट्स। अब पी एंड एल के क्रेडिट में जो चीजें आती हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, तो आपके लिए ये इनकम्स हैं जो दिखाई जाती है रेवेन्यू रिसिट्स, एज ए रेवेन्यू रिसिट्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है वो रहेगा रेवेन्यू, जो भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो रहेगा कैपिटल। अब साइड्स आपको डिसाइड करनी है, जो डेबिट में जा रहा है वो एक्सपेंडिचर, जो क्रेडिट में जा रहा है वो आपके रिसिट्स। तो अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स फीचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसका मीनिंग मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता देती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। व्हाट दिस मीन्स, यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप समझो फर्नीचर खरीद रहे हो, आप मशीनरी खरीद रहे हो, आप अगर समझो कोई भी ऐसे खर्चा करो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या दे रही हैं आपको, फ्यूचर बेनिफिट दे रही है। फ्यूचर में आपको इसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट। आज आप उसमें पैसा खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, पर इसका बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, कुछ ईयर्स तक मिलने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसे आज आप इनकर्ड करते हो, आज आप खर्चा करते हो, बट जिसका बेनिफिट ओवर द ईयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, मैनी ईयर्स तक आपको जिसका बेनिफिट मिलता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के लिए सिर्फ सीमित नहीं होता, ये बियॉन्ड द ईयर आपको बेनिफिट देगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके फीचर्स क्या क्या है, जैसे मैंने अभी मीनिंग में बताया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म मतलब टाइम तक के लिए बेनिफिट देगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी। मैंने अपने फैक्ट्री में मशीनरी को परचेस किया। अभी अगर ये मैं मशीनरी अभी परचेस कर रही हूँ तो मैं 1 साल के बाद तुरंत थोड़ी ना उसे चेंज कर दूंगी। जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, जब तक उस मशीनरी की लाइफ है, जब तक उस मशीन की लाइफ है तब तक मुझे उसका क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किसी भी एसेट में, आपने 11 से पढ़ा है, किसी भी एसेट को परचेस कर रहे हो मीन्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट साइड में जो भी आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। आपको इन रिटर्न उसमें से कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। फर्नीचर ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, गुडविल, कोई भी इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क ले रहे हो, फ्यूचर में इसका क्या मिलने वाला है, मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए ये मेरे लिए क्या है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थर्ड वन इज रिकवरेबल। हाउ दिस इज रिकवरेबल, कैसे रिकवरेबल है, खर्चा तो हो गया लेकिन इससे जो मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। फैक्ट्री में मशीनरी यूज हो रही है, फैक्ट्री बिल्डिंग यूज हो रही है, फैक्ट्री में फर्नीचर यूज हो रहा है। अब ये सब चीजें जो फैक्ट्री में यूज हो रही है, लेकिन ये जो मुझे मिलने वाला है रिकवरेबल है ना, इन रिटर्न मैं ये पैसा लगा रही हूं, लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है, अर्निंग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसके वजह से मैं प्रोडक्शन करूंगी एंड बाहर सेल करूंगी, ये रिकवरेबल है। प्लस इसको जब भी आप बेचोगे, कोई भी एसेट हो, आप आपके घर की भी कोई एसेट ले लो, आज आपने खरीदी, आप कभी ना कभी इसे बेचने वाले हो, जब भी इसे बेचोगे तब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा रिटर्न, तो
तो ये रिकवरेबल है। ऐसा नहीं होता है कि आपने वो एसेट अभी खरीद ली है एंड फ्यूचर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जब तक उसकी लाइफ है उसको यूज करो और उसके बाद भी जब उसे बेचोगे तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको रिकवर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज रिकवरेबल होता है। नॉन रिकरिंग एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे आपको नहीं करना है। दिस इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉट अगेन एंड अगेन, ओनली वंस इन 3 years, इन 5 years, इन 10 years, वॉट एवर। आपको एक ही बार करना है जिसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। अब आप ध्यान में जस्ट वो एग्जांपल्स रखिए, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कोई भी मशीनरीज है, बिल्डिंग प्रेमाइसेस है, लैंड है, कुछ भी जो एक बार हम इन्वेस्ट करेंगे, एक बार खर्चा करेंगे और नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं करना है। कोई भी एसेट आप एक ही बार खरीदोगे, बार बार नहीं खरीदते हैं। देन इफेक्ट्स कहाँ दिखते हैं? इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? effects on fund and profit plus means increase in profit। एसेट्स खरीद रहे हो तो फंड पे अफेक्ट हो रहा है, फंड अफेक्ट हो रहा है आपका। कैसे अफेक्ट हो रहा है? फंड कम हो रहा है क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका फंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट जो आप अभी खर्चा कर रहे हो वो खर्चा आपको क्या अर्न करके दे रहा है? प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। मशीनरी पे खर्चा किया, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, तो इससे फंड कम होते हैं लेकिन प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। देन लास्ट वन इज डिस्क्लोजर, जो मैं मेरे फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूं। डिस्क्लोजर होता है बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे शो किया जाता है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट के एसेट में आप इसे क्या करोगे? शो करोगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई भी फिक्स्ड एसेट चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो या इंटेंजिबल फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, अगर एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर मीन्स परचेस कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लेते हैं, एक्सपेंडिचर दैट इंप्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। एग्जिस्टिंग एसेट मतलब वो एसेट जो ऑलरेडी आपके पास है, जो ऑलरेडी आपके पास है, जो आपने ऑलरेडी परचेस करके रखी है, वो हम लोग लेते हैं एग्जिस्टिंग एसेट्स में। अभी कोई भी एसेट से ऑलरेडी आपके पास, उसको एक्सटेंड करने का आपने कुछ खर्चा किया, या तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का आपने कुछ खर्चा किया। लाइक थिएटर का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक थिएटर है, अभी थिएटर मेरे लिए मेरी एग्जिस्टिंग एसेट है। इसमें 50 चेयर्स है, 50 चेयर्स के बदले मैंने 25 चेयर्स एक्स्ट्रा उसमें क्या की? मैंने ऐड कर दी। तो अभी इससे क्या हो रहा है? थिएटर का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हो तुम लोग जिसकी वजह से आपके एग्जिस्टिंग एसेट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपको ध्यान रखना है। Third one is cost of an additional or extension to an existing asset। Cost of an additional और extension, एक बिल्डिंग है आपके पास, बिल्डिंग आपके लिए है आपकी एसेट। एग्जिस्टिंग, अगेन एग्जिस्टिंग, बिल्डिंग आपके लिए आपकी एसेट है। अब उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। पहले आपके पास 2 रूम्स हैं, 2 फ्लोर्स है, 2 रूम्स इन ऑन ईच फ्लोर। अब उसको आप क्या कर रहे हो? थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हो। एक्सटेंड कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा खर्चा करोगे, अपनी एसेट को एक्सपांड करोगे, ये भी आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फिर आपका क्या हो जाएगा? एसेट का जो एक्सटेंशन है वो होने के बाद एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये भी आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर बेनिफिट देते हैं आपको, तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो किसी में भी हो, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो, चाहे इक्विटी में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, वो किसी में भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अब गुडविल, ट्रेडमार्क,
कॉपीराइट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कुछ भी आप खरीद रहे हो, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गुडविल परचेज कर रहे हो, गुडविल भी परचेज करोगे तो वो इंटेंजिबल एसेट है आपका, तो इंटेंजिबल एसेट को भी अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वेस्टिंग एसेट. वेस्टिंग एसेट मतलब कोई भी माइनिंग, अभी समझो कोई माइंस के राइट्स आप लोगों ने ले लिए, माइंस आपको पता रहेगा, कोई भी माइंस, अगर कोई ऑयलिंग माइंस है उसके राइट्स अगर आपने ले लिए, एक्वायर कर लिया और उसे डेवलप कर लिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने माइंस के ऊपर खर्चा किया यहाँ पर. ओके, तो वो वेस्टिंग एसेट हो जाता है आपका. तो ये कुछ बहुत ही कम और कुछ लिमिटेड टाइप के एग्जाम्पल्स थे. अब हम लोग इसे वन बाय वन देखते हैं कि वन बाय वन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे आप शो करोगे या किसे कैसे आप पहचानोगे. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप आपके कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है. उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपना काम कंटिन्यू करते हो, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे एक्सपेंडिचर करना आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंशन, मैंने अभी जस्ट बताया, बिल्डिंग एक्सटेंशन कर रहे हो तो उसका खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लस बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए भी कुछ अदर खर्चा कर रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जैसे अगर आपने फर्नीचर लिया, मशीनरी ली, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस उसमें ऐड हो जाते हैं. सेम वैसे बिल्डिंग एक्सटेंड कर रहे हो तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे. A sum of rupees 2000 paid for painting of a new factory. न्यू फैक्ट्री में पेंटिंग करवा रहे हो तो न्यू है तो आपने एक्वायर किया तो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें ही खर्चा करवा रहे हो तो उसका खर्चा उसमें ऐड हो जाता है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टेड 2 lakhs इन इक्विटी शेयर्स, जस्ट मैंने बताया इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज में करो, इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट गिव्स यू फ्यूचर बेनिफिट. फर्नीचर वर्थ 19,500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर विच वाज नॉट इंश्योर्ड. इंश्योर्ड नहीं है तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो ये क्या है आपका कैपिटल लॉस, क्योंकि फर्नीचर गया, फर्नीचर आपकी एसेट है तो ये आपके लिए कैपिटल लॉस. तो कैपिटल लॉस मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन इन्वेस्टेड इन ₹50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट लोन्स. लोन्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोन में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर, पहले आपने लोन लिया था, आपने उसका पेमेंट किया तो लोन लिया होगा तो आपके लिए कैपिटल रिसीट होगा, मिला, अब आपको पे करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. परचेस ऑफ ओल्ड मशीनरी फॉर कैश, अब वो ओल्ड हो या न्यू हो एसेट है आपके लिए. ओके, चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, इट्स योर एसेट, तो वो एसेट आपके लिए है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. पेड 1,20,000 रुपीज एज अ कस्टम ड्यूटी ऑन परचेस ऑफ मशीनरी फ्रॉम जर्मनी. मशीनरी पे खर्चा किया, यही रॉ मटेरियल पे किया होता तो रेवेन्यू हो जाता, वो हम लोग बाद में देखेंगे. लेकिन एसेट के ऊपर कोई भी खर्चा कर रहे हो उसे लाने के लिए, उसे परचेस करने के लिए, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो 11 से आप पढ़ते आए हो कि कोई भी एसेट के ऊपर लाने का कोई भी खर्चा कर रहे हो आप तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. देन लास्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ₹500 इन कनेक्शन विद द न्यूली एक्वायर्ड मशीनरी. सेम मैंने अभी बताया, कोई भी एसेट लाने के लिए खर्चा कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो एसेट में ऐड हो जाता है तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, मैंने कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, तो समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, बुक में नोट डाउन कर लीजिए कि ये कुछ एग्जाम्पल्स है. अगर ये एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे और ये सारे रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये सारे एग्जाम्पल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के. फिर हम लोग देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट्स फीचर्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटली अपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, देखते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर
कैरिंग बेनिफिट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड मतलब 1 अकाउंटिंग ईयर। आप अकाउंट कितना बनाते हो, कितने पीरियड के लिए बनाते हो? 1 ईयर के लिए, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हो। तो ये जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड को कवर करता है, वो 1 ईयर होता है। 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर। जिस स्पेसिफिक पीरियड में वो खर्चा कर रहे हो उसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो बेनिफिट देता है, बस वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग 1 बाय 1 इसके फीचर्स देखते हैं। मेंटेन्स एसेट। मेंटेन्स एसेट मतलब बिजनेस में जो एसेट्स होती है उसे मेंटेन करने का खर्चा। अब एसेट आपने एक्वायर कर ली, आपने जो एसेट एक्वायर की है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट अब उसे मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, लाइक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहां पर शो करते हैं? P&L के डेबिट साइड में। तो कोई भी एसेट में आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो, उसे मेंटेन करने का खर्चा कर रहे हो, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए किया जाता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाता। लाइक सैलरी पे कर रहे हो तो बिजनेस रन करने के लिए पे कर रहे हो। इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेस किया तो परचेस कर रहे हो। कैरेज इनवर्ड पे कर रहे हो, या प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा कर रहे हो। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी खर्चे किए जाते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए कहा जाता है बिजनेस एक्टिविटी। नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल मतलब आज जो खर्चे कर दिए इसका फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उसका बेनिफिट आज ही मिलने वाला है, ना उसका रिटर्न कोई पैसा आपको मिलने वाला है जैसे आपका एसेट बेचने के बाद मिलता है। खर्चा किया, खत्म। इसका कुछ भी रिटर्न फ्यूचर में आपको रिकवर नहीं होने वाला है। ये एक्सपेंडिचर इररिकवरेबल होते हैं, नॉट रिकवरेबल। रिकरिंग, बार बार होने वाला खर्चा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी एवरी मंथ करना है, सैलरी एवरी मंथ करना है, रिपेयर्स कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद ऑलवेज करना है आपको। ऐसे ही नंबर ऑफ आइटम्स है जो P&L के डेबिट में शो होते हैं, जो ऑलवेज रिकरिंग बेसिस पे होते हैं, अगेन एंड अगेन। 1 ईयर में भी बहुत बार हो सकते हैं, या तो आपके 1 ईयर तक भी वो बार बार हो सकते हैं। देन रिड्यूसेस फंड एंड प्रॉफिट। अब P&L के डेबिट में शो होता है तो आपको ये तो पता है पैसा तो जाता ही है, फंड्स तो कम होंगे, रिड्यूस, प्लस प्रॉफिट भी कम होता है। P&L के डेबिट में जो आइटम आते हैं उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो इससे फंड भी कम होते हैं, प्रॉफिट भी कम होते हैं। देन लास्ट वन इज डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट। डिस्क्लोज कहां पर करते हैं? इसे डिस्क्लोज करते हैं P&L के डेबिट साइड में। ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको कि P&L के डेबिट साइड में से डिस्क्लोज करते, फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों का हो चुका है। देन सम एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं 1 बाय 1। कॉस्ट रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी। कॉस्ट रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई भी कॉस्ट आप इनकर्ड कर रहे हो, लाइक सैलरी हो गया, परचेस किया आपने, कैरेज इनवर्ड किया, प्रिंटिंग, पोस्टेज, कमीशन दिया सेल्स के ऊपर, ये सारी चीजें बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट रिलेटिंग टू द इनकम अर्न। कॉस्ट रिलेटिंग टू द इनकम अर्न, जो इनकम मिला उसके ऊपर आपने खर्चा किया। अभी कौन सा इनकम मिला आपने, उसके कौन सा खर्चा किया? समझो आपको कोई डिविडेंड मिलने वाला है, अभी उस डिविडेंड को लेने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, लाइक लीगल फीस कुछ पे किया, कुछ डिस्प्यूट्स में था तो वो मिलने के लिए आपने कुछ लीगल फीस पे कर दिया। तो लीगल फीस कहाँ पे बताते हो आप? P&L के डेबिट में। तो ये भी क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कॉस्ट वॉज बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर का अगर बेनिफिट मिल रहा है उससे ज्यादा नहीं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपायर्ड कॉस्ट, फ्यूचर में इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। जब इनकर्ड कर रहे हो इस खर्चे को, जब ये खर्चा हो रहा है तो खर्चा होने के बाद ही इसका कॉस्ट क्या हो जाता है? एक्सपायर्ड। इसका बेनिफिट क्या हो जाता है? एक्सपायर्ड। रेवेन्यू लॉसेस, कोई भी रेवेन्यू लॉसेस है, कोई भी आप समझो, हम लोग शो करते हैं आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस अगर नहीं होता है, तो अगर फायर इंश्योरेंस नहीं है तो आपका वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो लॉस हो गया तो रेवेन्यू लॉस। देन एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स।
एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स मतलब अगर रिपेयर के लिए कोई खर्चा किया, लाइक मेंटेन, एसेट को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बोला सेम वैसे ही एक्सपेंडिचर कर दिया अगर आपने, समझो किसके लिए, रिपेयर्स के लिए, तो वो रिपेयर्स करने वाला जो भी एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो रेवेन्यू में जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था एसेट को मेंटेन करने का खर्चा, सेम वैसे ही ये है, एसेट को मेंटेन कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट। रेवेन्यू लॉसेस में और एक एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल्स, आपका प्रोडक्ट के सैंपल्स आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपके लिए वो लॉस ही है ना, आपको कुछ मिल नहीं रहा है उसके बदले में, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू लॉस है जो आप P&L के डेबिट में बताते हो। सेम कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेके, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके हम लोग इसे समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, जिसे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी है, मशीनरी परचेस किया तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब उसका पार्ट कुछ डिफेक्टिव हो गया तो डिफेक्टिव पार्ट को चेंज किया, जिससे मशीनरी का ना परफॉर्मेंस चेंज होता है ना उसका कोई एक्सटेंशन होता है, सिर्फ आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हो तो वो रिपेयर्स में आ जाता है, तो ये हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग सिनेमा स्क्रीन, रिपेयरिंग क्लियरली बोला है, रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया मीन्स परचेस किया, अभी इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, कस्टम ड्यूटी पे किया, अगर किसी भी परचेस पे ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स और रॉ मटेरियल के परचेस के ऊपर अगर आपने ये सारे खर्चे किए हैं तो परचेस से रिलेटेड ये सारी चीजें आती है P&L के डेबिट में, तो सिंपली आप इसे बताओगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इंपोर्ट करना मतलब परचेस कर रहे हो आप, तो परचेस कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टैक्सेस पेड ऑन इनकम ऑफ द ईयर एंड रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, कोई भी टैक्स पे कर रहे हो, इनकम टैक्स एवरी ईयर पे करते हो, उसका बेनिफिट एक साल तक ही मिलता है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इवन आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो तो रेंट पेड किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये मैंने अभी जस्ट बताया आपको, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया आपने फ्री सैंपल्स अमंग द स्टाफ एज दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट में आपने कुछ फ्री सैंपल्स आपने क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या हो गया वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका कोई भी पैसा आपको मिलने नहीं वाला, लेकिन हाँ आपका लॉस हो चुका है, तो छोटा मोटा लॉस है और एवरी ईयर होने वाला है, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए करना ही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1,50,000 रुपीज पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर, शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी, शुगर आपके लिए क्या है, गुड्स है, प्रोडक्ट बन रहा है आपके फैक्ट्री में, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे किया। एसेट के ऊपर अगर ये सारी चीजें पे कर रहे हो आप, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, किसी भी एसेट के ऊपर पे कर रहे हो तो वो कैपिटल है, लेकिन अगर गुड्स के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ध्यान देना है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बट ऑब्वियस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L के डेबिट में शो होता है। डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट में शो होता है, अभी ये भले आप एसेट के ऊपर देते हो, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, बट स्टिल एवरी ईयर आप चार्ज करते हो, एवरी ईयर, तो एवरी ईयर मीन्स रेवेन्यू लॉस है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एवरी मंथ करते हो, एवरी ईयर करते हो, उसका बेनिफिट उस पीरियड तक आपको मिलता है, तो रेवेन्यू लॉस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्रीमियम पेड। A fine of 505 paid for contravening municipal rules and regulation, मतलब म्यूनिसिपल रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ब्रेक किया आपने, कुछ रूल्स तोड़े आपने, उसके लिए आपने फाइन पे किया, तो उसका बेनिफिट थोड़ी आपको 5 साल तक मिलने वाला है, कोई आपको बोलेगा 500 रुपए भरो 5 साल तक रूल तोड़ते रहो, जब आप रूल तोड़ रहे हो तब आपको फाइन पे करना है, बस उस पीरियड के लिए था, खत्म, जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, और ये फाइन है, पेनल्टी है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कभी भी दोबारा हो सकती है जब भी आप ऐसी गलती करोगे तो, और P&L के डेबिट में शो होता है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी आपको स्टेटमेंट सामने आ रहा है तो आपको ये पहचानना है कि वो रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट्स है, तो सबसे पहले ये दिमाग में ध्यान में लाओ कि वो शो कहाँ पर होता है, अगर मुझे ऐसा खर्चा या ऐसी इनकम दिखाई दी तो मैं फाइनल अकाउंट में उसे कहाँ पर शो करूंगा या करूंगी, समझा, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जिस
एरिया में डिस्क्लोज करते हो उसे, तो उस एरिया में हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो आपको तुरंत वो चीजें समझ में आ जाएंगी। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स एंड इट्स फीचर्स। तो हम लोग पहले कैपिटल रिसिट्स एंड फीचर्स का मीनिंग एंड फीचर्स समझ लेते हैं प्रॉपर। Capital receipts means an amount received by a concern in the course of its financing activity. For example, loan, capital, etc. It's totally opposite of capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एसेट्स में बताते हो, कैपिटल रिसिट्स आप किधर बताते हो, लाइबिलिटी साइड में बताते हो। कैपिटल रिसिट्स वो अमाउंट है जो आपको रिसीव मिल होती है अगेंस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब इसके बदले में आपको फाइनेंस मिलता है, पैसा मिलता है। आप लोन ले रहे हो, फाइनेंस मिल रहा है, कैपिटल रेस कर रहे हो, आपको फाइनेंस मिल रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज है वो होती हैं कैपिटल रिसिट्स। फीचर्स देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जस्ट अभी मीनिंग में आपको मैंने बताया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके किसी भी एक्टिविटी के बदले में अगर फाइनेंस मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो रिसिट्स। अगर आपको ही फाइनेंस लगा रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिटर्नेबल, लोन लिया, कभी ना कभी रिटर्न करोगे। कैपिटल लगाया, जब वो पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसे रिटर्न करने वाले हो ना, तो ये रिटर्नेबल होता है। आज आपको मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में आपको इसे रिटर्न भी करना पड़ सकता है, और कभी कभी पड़ता ही है। 100% ये क्या होता है, रिटर्नेबल होता है, तो ये फ्यूचर में रिटर्न करना होता है। नॉन रिकरिंग, बार बार करने वाली चीजें नहीं है। लोन अगेन एंड अगेन थोड़ी आप लोगे, कैपिटल अगेन एंड अगेन थोड़ी आप रेस करोगे, नो, नॉन रिकरिंग है। इफेक्ट्स ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट्स, ले रहे हो, पैसा आ रहा है, टेकन है, सब कुछ फाइनेंस मिल रहा है, तो फंड्स आपके रेज होंगे, फंड्स बढ़ेंगे। लेकिन उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट दोगे, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला पार्ट किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट आएगा उसकी वजह से प्रॉफिट्स क्या होगा, कम होगा। कुछ भी ले रहे हो, आज के लिए बेनिफिशियल है, कभी ना कभी पे करना है, लेकिन उस पीरियड के लिए लोन लिया, कैपिटल रिसिट्स, बट उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे जब तक वो लोन आपके पास है, तो इसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड डिस्क्लोजर बता चुकी हूं मैं आपको, किधर डिस्क्लोज होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लोन है, डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, कुछ भी जो लायबिलिटीज में शो होता है वो आपका होता है कैपिटल रिसिट्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। कैश ब्रॉट इन द बिजनेस, कैपिटल, जस्ट मैंने बताया, आपके बिजनेस में अगर कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है और वो अगर कैपिटल लेकर आ रहा है तो आपके लिए वो कैपिटल रिसिट्स है। लोन ले रहे हो अगर आप बैंक से, तो आपके लिए वो कैपिटल रिसिट है। लोन ले रहे हो, लायबिलिटी में आ रहा है, और कुछ ज्यादा टाइम के लिए लोगे, 1 साल के लिए कौन लेगा। रिसिप्ट फ्रॉम ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदना आपके लिए क्या है, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसे सेल कर रहे हो तो पैसा मिल रहा है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिट्स हो गया। देन अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज अ कॉम्पेंसेशन, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया तो लॉस हो गया, लेकिन इंश्योरेंस करवाया तो क्लेम मिलेगा ना। हमेशा थोड़ी ना आग लगती है, हमेशा थोड़ी ना ये सब इंश्योरेंस होता है, वन टाइम है। तो ये जो भी कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा, ये कॉम्पेंसेशन आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिट्स। देन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट किया आपने शेयर्स में, अब ये इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हो, तो सेल कर इन्वेस्टमेंट किया तो क्या किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। अब उसी इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कैपिटल रिसिट, क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। गवर्नमेंट आपको कभी कभी कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, पैसा देती हैं, फाइनेंस लगाती हैं आपके बिजनेस में। कुछ भी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट मिल रहा है तो वो ग्रांट भी कैपिटल रिसिट है, क्योंकि आपको मिल रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स डिटेल में समझने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर मशीनरी सोल्ड, जस्ट मैंने आपको बताया, चाहे वो न्यू मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी आप सोल्ड कर रहे हो, मशीनरी खरीदी, कुछ टाइम के बाद बेच दी भले, तो भी ये क्या है, आपका कैपिटल रिसिट्स, आपको पैसा मिलने वाला है अगेंस्ट एसेट। टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक,
मैंने अभी आपको बताया लोन ले रहे हो तो कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि कहां पर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, आपको प्रीमियम मिला इश्यू, क्या इश्यू करने के लिए, शेयर्स को इश्यू करने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंड, कैपिटल रिसिट से ये आपके लिए शेयर्स से रिलेटेड है, तो शेयर्स में ऐड हो जाता है, शेयर्स की अमाउंट में प्रीमियम ऐड होता है। कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो उसमें ऐड हो रही है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें अगर ये छोटी मोटी चीजें उसके साथ ऐड हो रही है तो वो कैपिटल रिसिट्स ही है। रिसीव 2 लाख रुपीज ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर्स इश्यू कर रहे हो, पैसा मिला, लाइबिलिटीज में आता है, कैपिटल रिसिट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पहले पैसा लगाया था, अभी उसको बेच दिया, पैसा लगाया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी उसको बेच रहे हो तो क्या होगा, कैपिटल रिसिट्स। रिसीव 2,50,000 रुपीज ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अब इक्विटी शेयर इश्यू करो या डिबेंचर्स इश्यू करो, पैसा आपको मिल रहा है और दोनों के दोनों आप किधर शो करते हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, फाइनेंस मिल रहा है इसके बदले में आपको, तो ये है कैपिटल रिसिट्स। तो आपको पहले समझना है कहां पर शो कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, बेनिफिट कब तक मिलने वाला है, कौन सी एक्टिविटी है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये क्या है, कैपिटल रिसिट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ द माय लास्ट पार्ट, रेवेन्यू रिसिट्स एंड इट्स फीचर्स। अब हम लोगों को देखना है रेवेन्यू रिसिट्स कौन कौन से है और उसके मतलब मीनिंग क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है। Revenue receipts means receipts from the customer for the sale of goods, services given etc. आप अगर समझो गुड्स को परचेस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लेकिन अभी आप उसी गुड्स को सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू रिसिट आपको मिलेगा क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले में अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो होता है रेवेन्यू रिसिट्स। या कोई भी इनकम अर्न की है आपने वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए तो वो होती है रेवेन्यू रिसिट्स। बिजनेस एक्टिविटी, रेवेन्यू चीजें ऑलवेज, रेवेन्यू पार्ट ऑलवेज आपको बिजनेस एक्टिविटी देता है, बिजनेस चलाने के लिए खर्चा कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस की वजह से कुछ इनकम मिल रहा है आपको तो वो बिजनेस एक्टिविटी है रेवेन्यू रिसिट्स। नॉट रिटर्नेबल, फ्यूचर में आपको इसको रिटर्न नहीं करना है, कमीशन मिला, सेल कर रहे हो और उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला आपको तो मिला तो फ्यूचर में वो डिस्काउंट को वापस जाकर पे नहीं करना है आपको। कोई आपको रेंट दे रहा है आपके प्रेमाइसेस का, वो रेंट आप रखोगे अपने पास, इनकम है आपकी, रिटर्न नहीं करना है। रेवेन्यू रिसीट्स कभी भी आपको रिटर्न नहीं करने होते फ्यूचर में, रिकरिंग बार बार होने वाले इनकम से, ये कभी भी कैसे भी हो सकते हैं, ईयर में 2-4 बार, 10 बार, 15 बार भी हो सकते हैं, रिकरिंग अगेन एंड अगेन। इंक्रीज फंड, पैसा मिलेगा तो फंड इंक्रीज होंगे और ये पी एंड एल के क्रेडिट साइड में शो होते हैं, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में शो हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा क्योंकि फंड इंक्रीज हो रहा है, पैसा मिलेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। साथ साथ यहाँ पर डिस्क्लोजर में बता चुकी हूँ, पी एंड एल के क्रेडिट साइड में इसका डिस्क्लोजर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रेवेन्यू रिसिट्स के। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसिट्स, पैसा मिलेगा, डेली एक्टिविटी है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग मींस प्रोवाइड करना, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ट्रेवल एजेंट हो, आपकी ट्रैवलिंग कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है, आप अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म का, टूर्स एंड ट्रैवल्स का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसे, तो ये आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स, उससे जो भी आपको पैसा मिलेगा वो क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट या डिविडेंड शेयर्स, डिबेंचर्स पे या लोन पे आपको मिल रहा है, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो लोन गिवन है, लोन गिवन तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फ्यूचर में आपको वापस मिलने वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रेवेन्यू रिसिट है। क्यों, इंटरेस्ट आपको तब तक एवरी मंथ एवरी ईयर मिलेगा ना जब तक वो लोन वापस नहीं मिल रहा है मुझे। तो किसी पे भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये आपके लिए मिल रहा है तो पी एंड एल की क्रेडिट में आता है तो आपके लिए रेवेन्यू रिसिट्स है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कोई इंश्योरेंस क्लेम है, छोटा मोटा कुछ लॉस हो गया उसके ऊपर कुछ इंश्योरेंस मिल रहा है तो आपके लिए रेवेन्यू रिसिट्स है। रिकवरीज एंड रिफंड, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने, बैड डेट्स,
आज बैड डेट्स हो गया, फ्यूचर में मेरा कस्टमर बहुत अच्छा निकला, उसने मुझे वो क्या दे दिया, जो बैड डेट्स हो गया था, जो लॉस हो गया था, वो वापस लाकर दे दिया। अब वो जो वापस लाकर दे दिया वो मेरे लिए क्या है, रिकवरी। मेरा जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी हो रही है मुझे, तो उसकी अगर रिकवरी हो रही है मुझे, तो मेरे लिए क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिफंड। टैक्स अगर ज्यादा पे कर दिया, मुझे रिफंड आ रहा है वापस, तो टैक्स पे किया तो रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर है, उसका ही रिफंड आ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम बैड डेट्स हो रहा है तो पी&एल के डेबिट में आता है ना, बैड डेट्स हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब वही रिकवर हो रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रॉयल्टी रिसिप्ट, कुछ रॉयल्टी आपने कुछ अपना अपने अथॉरिटी की चीज किसी को यूज करने के लिए दी, अपने नाम की, अपनी गुडविल की, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई भी रॉयल्टी मिल रहा है तो वो रॉयल्टी मिलना आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ अगेन न्यू एग्जांपल्स एंड कुछ ज्यादा एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इन करंट ईयर, मैंने बताया बैड डेट हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बैड डेट रिकवर हो रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डिविडेंड रिसिप्ट्स ऑन प्रेफरेंस शेयर, जस्ट बताया मैंने, कोई भी डिविडेंड आप ले रहे हो, मिल रहा है आपको, रिसीव हो रहा है, पी&एल के क्रेडिट में आता है। रेंट रिसिप्ट पी&एल के क्रेडिट में आता है, तो रेंट रिसिप्ट भी आप मंथ वाइज रिसीव कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी है, रिकरिंग है, तो किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कमीशन रिसिव्ड ऑन सेल्स पी&एल के क्रेडिट में आता है एंड रिकरिंग बेसिस पे होता है, बिजनेस एक्टिविटी है, सेल करोगे, बिजनेस एक्टिविटी है, तो ये आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पी&एल के डेबिट में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज करना है आपको, एवरी ईयर आपको करना है, एवरी मंथ करना है, जैसे आपके प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये क्या है, बेस्ड है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देन मशीनरी कॉस्टिंग, सोल्ड किया आपने, अब ये सोल्ड किया हुआ क्या, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बाय गलती से थोड़ा सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैंने शो कर दिया है, बट ये यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप पी&एल के डेबिट में शो करते हो, ओके, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। Then machinery costing 15,000 sold and earned profit on sale of machinery. अभी मशीनरी को बेचा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न किया, मशीनरी को बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट, ये जो 15,000 है ये आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स है, बट उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट आप कहाँ पे शो करोगे, पी&एल के क्रेडिट में, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिला, वो कितना भी प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट आपके लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो ये समझना है कि कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट्स है। एसेट को बेच रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट्स, उसके ऊपर अगर इन प्रॉफिट हो रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ओके, लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बाकी फर्स्ट जो भी चारों आपको दिए ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स हैं। बहुत कम एग्जांपल्स है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के, क्योंकि जब बिजनेस चलाते हैं तो खर्चे ज्यादा होते हैं, ये जो बेसिक्स इनकम है ये बहुत कम होती है, क्योंकि हमें इन सब के बदले में जो मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट, और ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करने वाला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेल कर रहे हो तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट अर्न कर रहे हो। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों का एक चैप्टर, एक नहीं दो चैप्टर खत्म हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आपका चैप्टर नंबर 3 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का ही पार्ट था, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 भी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, एज वेल एज हम लोगों का एक अगेन न्यू चैप्टर था आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स, वो वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 4 ही थिंग्स आपको पढ़ने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए मीनिंग, फीचर्स, एग्जांपल्स एंड सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नीचे जो भी एग्जाम्पल दिए इसमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कुछ एग्जाम्पल दिया होगा उसे पहचानना है आपको कि ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, रिसिप्ट्स है या एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए।
समझने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन ले लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए जाते हैं, वन टाइम होते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रिकरिंग बेसिस पे नहीं होते, जिसका बेनिफिट बहुत सालों तक आपको मिलता है। कैपिटल रिसिट्स अपोजिट है, लायबिलिटी में शो होता है, वन टाइम लेते हो फंड रेस करने के लिए, फाइनेंस रेस करने के लिए, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसे पे करना होता है। ये भी रिकरिंग नहीं होता, बार बार नहीं होता, वन टाइम फाइनेंस जब रेस करते हो तब एक्टिविटी की जाती है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पी एंड एल के डेबिट में शो होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी होती है। अकाउंटिंग ईयर तक, वो जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर है उतना ही उसमें बेनिफिट मिलता है, एक साल से ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद था रेवेन्यू रिसिट्स, जो पी एंड एल के क्रेडिट में शो होते हैं। पी एंड एल के क्रेडिट में शो होने के बाद इस ये भी बिजनेस एक्टिविटी है, सेल ऑफ गुड्स हो गया, परचेस ऑफ गुड्स होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल ऑफ गुड्स होता है रेवेन्यू रिसिट्स। अभी परचेस करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे किया, परचेस ऑफ गुड्स, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही अगर आपने एसेट के लिए पे किया तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये थिंग्स आपको समझनी है। पी एंड एल के क्रेडिट में जो चीजें आती है वो होती है रेवेन्यू रिसिट्स, जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ती है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑलरेडी जो थिंग्स आप करते आए हो उसके बेसिस पे था, जस्ट आपने कुछ पार्ट्स कर दिए, टाइप्स बना दिए, और उस टाइप्स ने हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया। तो मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को फिर से एक बार देख के रिवाइज कीजिए, नोट थिंग्स जो भी मैंने बताई है वो अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।